स्वागत करता हूं आपका बम्बू सर हिंदी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर अपनी जो स्ट्रीम है, सीरीज है, इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अपनों ने अपने पढ़ लिया था, कहाँ तक पढ़ लिया था? अपनों ने क्वेश्चन कर लिए थे किसके? बार वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, परिमेय संख्या के रूप में बदलना, दशमलव भिन्न वाले रूप को परिमेय रूप में बदलना सीख लिया था, है ना? सारा प्रॉपरली चल रहा है। मैंने 2 क्लास के अंदर आपको लगभग 70-80% मैटर नंबर सिस्टम का करवा दिया। लगभग आपके 2 नंबर तो पक्के हो गए, ये बात तो पक्की है। ठीक है ना? अब अपने इसमें है ना एक टॉपिक स्पेशली मेंशन किया हुआ है, वास्तविक संख्याओं पे संक्रियाएं, यानी ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ठीक है ना? रियल नंबर आपको बताया था क्या होते हैं, कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला के जो नंबर बनेंगे ना, उनको बोलते हैं रियल नंबर। किसको? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला दो, वो सारे जो नंबर होंगे ना, उनके सभी के एग्जाम्पल मिला दो, उनको वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, तो n प्राकर संख्याओं का योग क्या होगा? n सम प्राकर संख्याओं का योग क्या होगा? n विषम प्राकर संख्याओं का योग क्या होगा? सम और विषम तो आप सभी को पता ही है। सम और विषम, सम संख्या वो होती है जो 2 से विभाजित हो जाए, और विषम वो होती है जो 2 से विभाजित ना हो। अब देखो, ऐसे जो क्वेश्चन है ना, जैसे मान लो इस तरह इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे कि प्राकृत संख्याओं का, देखो मैंने बेसिक से सारा करवाया है। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ वास्तविक नाम आए तो वास्तविक संख्या कौन सी है, प्राकृत संख्या आया तो प्राकृत संख्या कौन सी है। प्राकृत संख्या का आपको बताया था कि 1 से शुरू होके 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलती जाएगी, ऐसे चलेगी, 1 2 3 4 5 6। तो प्राकृत संख्याओं का योग, अगर मैं ये बोलूं कि 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, अगर आपको, चलो मैं ये बताऊं कि अगर मैं ये बोलूं कि 1 2 3 4 5 ये प्राकृत संख्याएं 1 से लेके 5 तक, इनका योग क्या होगा? 5 और 4 9 और 3 12, 2 14 और 1 15। तो ये तो अपनों ने गिन लिया। अगर मैं ये बोलूं 1 से 50 तक, तो भी थोड़ा थोड़ा संभव है। अगर मैं ये बोलूं 1 से लेके 500 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आएगा। इसके अंदर n क्या हो जाएगा? n जितने संख्या होगी ना, उतनी n हो जाएंगी। n बराबर 5, 5 यहाँ रखना है, 15 आपका आंसर आ जाएगा। इसके अंदर देखो, सम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? इसका एग्जाम्पल तो मान लो, इसका अगर एग्जाम्पल लिखूं तो ये है कि 1 2 3 4 डैश डैश डैश, मान लो 80 तक, इन ये जो प्राकृत संख्या है इनका योग। इसका एग्जाम्पल तो ऐसे बनेगा, एक एक एग्जाम्पल करेंगे अपने। n लगातार सम प्राकृत संख्याओं का योग, n+1। n लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का योग, n²। इसका क्या बनेगा? देखो सम, इसके अंदर आएगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, जहां तक भी जाए, मान लो 80 तक। तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा भाई? योग पूछा है, n कितना हो जाएगा? यहाँ पे n हो जाएगा ना, यहाँ पे 40, क्योंकि ये 40 संख्याएं हैं। कैसे है? इनके बीच में एक एक छोड़ा हुआ है, वैसे 80 तक है, एक एक छोड़ दिया तो 40 होगी। विषम प्राकृत संख्याओं का योग, जैसे मान लो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डैश डैश करती जाएगी, कहां तक? 79। मान लो 80 तक हो तो इनका योग क्या हो जाएगा? 80 तो सम संख्या आ गई ना। तो इस तरह के मान लो ये क्वेश्चन दिया होगा, आपको इसके देख के पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सी है। देखो योग पूछ रहा है, ठीक है योग है। सम संख्याएं पूछ रहा है, सम संख्या है। प्राकृत संख्या पूछ रहा है, तो ये प्राकृत संख्या है। तो अपने इससे आइडिया हो जाना चाहिए कि सम प्राकृत संख्याओं का योग पूछ रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? n+1। विषम का पूछ रहा है n², ये कॉमन वाला पूछ रहा है n+1/2। ये 3 फॉर्मूले तो आपको 100% याद ही होने चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट लाइव आने वाले आगे। उषा सोनी जी नमस्ते। आपकी क्लासेस बढ़िया चल रही होगी, आपको समझ में आ रहा है ना? समझ में कुछ भी ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। आपको पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़ना, मेरे को तो काम, मेरा काम है पढ़ाना। इतना कर सकता हूँ कि आप जो जैसे चाहते हो ना, वैसे मैं आपको पढ़ा दूं। आप चाहते हो कि ये ऐसे इस तरीके से पढ़ाओ, मैं उस तरीके से सीरीज लेके आ जाऊंगा। आप ये चाहते हो कि फलाने फलाने एग्जाम्पल दो, तो मैं फलाने फलाने एग्जाम्पल दे दूंगा। मेरा एजेंडा बस इतना है कि आपको समझ में आ जाए। निशुल्क बैच है, 12 दिन का बैच है, मुझे इसमें कोई फायदा नहीं होगा।
बस स्टूडेंट हित के अंदर है, खाली समय है, कुछ ना कुछ स्टूडेंट के लिए करते रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। अब देखो सारे फॉर्मूले के एक एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। एन प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? एन एन प्लस वन अपॉन टू। सीधा ही पूछता है आपको, पेपर में सीधा ही पूछेगा एन प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। आपको ये फॉर्मूला ए बी सी डी ऑप्शन के अंदर ये फॉर्मूला ही लिखा होगा, 90% तो यही चांस है। इतना क्वेश्चन बड़ा दे भी सकता है। देखो 1 2 3 4 5 50 तक है, तो एन का मान कितना हो गया? 50। देखो चाहे तो क्वेश्चन ऐसे लिखा आ जाए, आप पहचानो, चाहे ये ऐसे लिखा आ जाए लाइन के अंदर, तो भी एक ही बात है। एन का मान हो गया यहाँ पे 50, तो यहाँ पे एन एन प्लस वन में लगाओ, एन बराबर 50, और 50 प्लस 1 51, बटा आ गया 2, 25 दूने 50, 25 पांजे 25 एकम 25, बच गए 2, 25 पांजे 125 और 2 127, तो 1275 आ गया। 1 से 50 तक की संख्याओं को जोड़ोगे ना तो 1275 आएगा। वैसे जोड़ोगे टाइम ज्यादा लगेगा, हो सकता है संभव ही ना हो। ये फॉर्मूले से अपने इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो अब समप्राकृत संख्याओं का योग पता करना हो तो एन बराबर, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है इसका, 2 4 6 8 से कहां तक है? 80 तक। बीच में देखो एक एक छोड़ा हुआ है। अब यहाँ एन बराबर 80 मत कर देना, क्योंकि बीच में एक एक छूटा हुआ है। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे करना है 40, यानी एक आधा। ये लास्ट में जो संख्या है ना, उससे पहचान लोगे कितनी संख्याएं हैं, लगभग 80 तक है। बीच में एक एक छोड़ी हुई है तो 40 तक है। इसका क्या फॉर्मूला है? एन एन प्लस वन। फॉर्मूले 2 3 बार लिखोगे याद हो जाएंगे। आप है ना इनको स्पेशली याद करने की कोशिश मत करना, कहीं रट्टा मारने लग जाओ, एन एन प्लस वन एन, ऐसे करके है ना सारा मिक्स ही होगा और कुछ नहीं होगा। आप बार बार क्वेश्चन करो, अपने आप याद हो जाएंगे। मुझे भी ऐसे ही याद हुए थे, पता ही नहीं चला कब याद हो गए मेरे को, है ना। 1640 आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ वैल्यू एन का ध्यान रखना है और फॉर्मूले का ध्यान रखना है, आगे कैलकुलेशन तो नाम मत रखिए। आगे देखो, एन लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? एन स्क्वायर। अब यहाँ ये क्वेश्चन है, इसको पहचानो, एन की वैल्यू क्या होगी? एन की वैल्यू यहाँ पे देखो लगभग 80 तक गया है और एक एक छोड़ा है, तो लगभग 40 होगी संख्या इनकी, 40 होगी संख्या। तो फॉर्मूला क्या है? एन स्क्वायर। क्या है एन स्क्वायर का फॉर्मूला? एन लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का योग। 40 को 40 से गुणा किया, कितना आ गया? 2 जीरो और 4 चौके 16, यानी 1600 आपका आंसर आ जाएगा। यानी अगर मैं 80 तक की विषम प्राकृत संख्याओं का योग निकालूं तो 1600 आ जाएगा। कुछ नहीं है, चार तीन फॉर्मूले हैं, तीन फॉर्मूले तो आप याद करो ही करो, बाकी आपकी मर्जी है। क्या पता एग्जामिनर पूछ लिए इसलिए मैंने डाल दिए, बाकी ये तीन तो याद करो ही करो। देखो एन एन प्लस वन अपॉन टू है, दूसरे में ये टू हटा देना, ये बच जाएगा, तीसरे में इसके साथ गुणा कर देना, एन बच जाएगा। ऐसे ही थोड़े ट्रिक सा बना के अपना याद कर लो। ये एन प्राकृत संख्याओं का योग है, ये सम वाला है और ये विषम वाला है। ये तीन फॉर्मूले आप अच्छी तरह से कवर कर लो। आप इनको बार बार लिखोगे ना तो याद हो जाएगा। जैसे मान लो आपको ये क्वेश्चन आ जाए विषम प्राकृत, तो आप ये तीनों लिखो पेज के साइड में, ताकि आपको बार बार लिखने से याद हो। एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब देखो वर्ग, वर्ग कैसे? देखो एक एग्जांपल लिखा हुआ है, पहले तो मैं सीधा ऐसे लिखा रहा था, 1 2 3 4 5 से लेके 50 तक। अब इनका स्क्वायर और कर रखा है इसने, ऐसे। अब बताओ स्क्वायर निकालना तो इम्पॉसिबल है, सबका स्क्वायर निकालोगे, सबको जोड़ोगे, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। उसके लिए क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूले थोड़े से टफ है। ऊपर देखो फॉर्मूला, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। बार बार करने से याद हो जाएंगे। बाकी मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा, अगर आपको याद नहीं होते, सपोज आपने मैथ कभी पढ़ी नहीं है, कि सीधा ही सर मैं तो फर्स्ट ग्रेड के ही लगाऊं, तो आप ये तीन तो करो ही करो। घन और वर्गों के एक बाद की बात है, पहले इतना करो, एग्जाम तक सारे याद हो जाएंगे। 1 से 50 तक की लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? तो एन का मान यहाँ पे क्या लिखो? एन का मान तो 50 ही लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं छूटा हुआ बीच में। अब यहाँ पे लिखना है, देखो फॉर्मूले के अंदर एन की जगह लिख दिया मैंने 50, एन प्लस वन 50 और 1 51, 2n+1 यानी 50 × 2 यानी 100, 100 और 1 101 गुणा 101 बटा 6। अब इसको करना पड़ेगा अपने सोल्व, तो कैलकुलेशन है थोड़ी सी लंबी।
अपनी अपनी रफ कॉपी में करो। 17 3 दूने 6 और 17 3 51। 17 3 51 3 दूने 6 ये 25। 25 को 17 से गुणा करके 101 से गुणा करना है। 25 को 17 से गुणा करके 101 से गुणा करना है। ठीक है। 5 7 35 बच गए 3। 7 दूने 14 और 3 17। 5 2 5 2 4 425 को 101 से गुणा करना है। 5 2 4 0 0 0 5 2 4 5 2 9 2 4 42 925। 42,925 आंसर आया है। बाकी आप चेक कर लेना। 42,925। कई बार क्या है, कैलकुलेशन इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन होती है, बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी मिस्टेक होने का चांसेस है। देखो कैलकुलेशन कितनी लंबी गई। तो आप है ना अपना खुद से जरूर चेक करना कि मेन बात आपको फॉर्मूला पता लगना चाहिए, उसमें वैल्यू कैसे भरनी है ये पता होना चाहिए। ठीक है। कैलकुलेशन आप अपनी रफ कॉपी पे चेक कर लो। कोई यहाँ पे ऐसे नहीं है कि मुझे याद करके आनी थी और मैंने यहाँ पे लिख दी। देखो पहले सिंपल वाला कर लिया, एन एन प्लस वन 2n+1/6। अब इसके अंदर थोड़ा सा बदलाव है, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे उसका आधा आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बाकी फॉर्मूला वैसा ही है। बार बार लिखते लिखते रहना। सिंपल वाला फॉर्मूला कैसा था? n n+1 2n+1/6। दूसरा कैसा है? 2n n+1 2n+1/3। बस यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, इतना ही फर्क है। तीसरा थोड़ा सा खतरनाक होगा, कोई बात नहीं, वो आगे की बात है। अब इसको इसको भूल जाओ एक बार। इसको भूलो। यहाँ पे एक लाइन लिख रखी है मैंने। यहाँ पे एक मैंने लाइन लिख रखी है, 1 से 20 तक की लगातार समप्राकर संख्याओं के वर्गों का योग। 1 से 20 तक की लगातार समप्राकर संख्याओं के वर्गों का योग। अब देखो समप्राकर संख्याएं यानी 2 और 4 6 से लेके 1 से 20 तक है ना, तो लास्ट वाला 20 तो आएगा ही। समप्राकर संख्याएं लिख दी, वर्ग लिख दिया और योग कर दिया, इनका वर्ग कर दो। ये फॉर्मेट आप खुद बना लेना अगर नहीं दिया हो तो। और अगर ये फॉर्मेट ही दिया है तो सारा कुछ समझ में आ ही गया। मैंने यहाँ पे लगाया या लगाया, या तो ऐसा क्वेश्चन लिखा मिलेगा और या ऐसा क्वेश्चन लिखा मिलेगा। दोनों में से एक लिखा होना तो इस लाइन को पढ़ के ये लाइन क्रिएट कर लेना ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। फॉर्मूला क्या लगाओगे? 2n n+1 2n+1/3। यहाँ पे सबसे पहले n का मान निकालना पड़ेगा। n कितना है? एक एक छोड़ दिया, 10 है। अब यहाँ पे लिखो 10, तो 10 को 2 से गुणा किया 20। 10 और 1 11, 20 और 1 21, 11 गुणा 21। यहाँ पे आ जाएगा बटा में 3, तो ये कटेगा 7 3 21। 77 गुणा 20, 20 गुणा 77। 0 7 दूने 14 बच गया 1, 7 दूने 14 और 1 15। 1540 अपना आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले याद कर लेना। एन का मान कैसे रखना है ये थोड़ा सा ध्यान कर लेना, नंबर आपका पक्का है। छोटा सा फॉर्मूला, इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी। देखो एन लगातार विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, चाहे ऐसे आ जाए और चाहे ऐसे आ जाए। क्या फॉर्मूला है? यहाँ पे एन आ गया और 2n+1 2n-1/3। अब लिखते हैं दोबारा वो फॉर्मूले, क्योंकि बार बार लिखोगे तभी बात बनेगी। फॉर्मूले बार बार लिखने हैं। ठीक है। सभी की प्रैक्टिस जरूरी है, मेरी भी जरूरी है और आपकी भी। 6। अगला फॉर्मूला देखो, यहाँ पे 2n था, n+1 2n+1/3। ये नॉर्मल वाला, ये सम के लिए और ये विषम के लिए मैं लिखता हूँ क्या? n आएगा 2n-1 और 2n+1/3। ये तीनों फॉर्मूले बार बार लिखने हैं। ठीक है ना? तीनों फॉर्मूले बार बार लिखो। अब इसका आंसर देखो क्या निकालूंगा। n इक्वल टू क्या आएगा? 60 तक है, बीच में एक एक छोड़ा हुआ है तो 30 तक है। n बराबर 30 आ गया। फॉर्मूले में लिखना है 30 गुणा 2n-1, यानी 60 में से एक कम 59, और यहाँ पे 2n+1, 60 में से एक 60 से एक ज्यादा 61,
बटे कितना आ गया, 3 आ गया, 10। तो 610 को 59 से गुणा करना है, 610 को 59 से गुणा करना है, करो अपनी अपनी 610 को 59 से। तो ये जीरो का तो एक बार हटाओ, 59 को 61 से, नो, फिर 9 4 5 30, नो, नो, 5 3, 3599 और एक जीरो और आ जाएगा, ये आएगा 35,990। बाकी आप भी चेक करना, कैलकुलेशन बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, ये आप भी चेक करना साथ साथ में, ठीक है। आगे देखो, n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। अब देखो, वर्ग में 3 फॉर्मूले हो चुके हैं, प्लेन में 3 फॉर्मूले हो गए, वर्ग में हो गए, घन के अंदर हो गए। सिर्फ फॉर्मूले आपको बता देता हूँ, घन वाले तो बड़े आसान फॉर्मूले है भाई, कुछ भी नहीं है। देखो n+1/2 का स्क्वायर किया है, बस जैसा पहला फॉर्मूला किया था ना, उसका स्क्वायर कर दिया। फॉर्मूले को एक पेज के ऊपर रख के अपने सामने रखना, कुछ दिन सामने पड़ा रहेगा, थोड़े थोड़े पढ़ते रहोगे, याद होते रहेंगे, ठीक है आप, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन तो पक्का ही आना है, 100% है। अब इसमें देखो, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 लगातार चल रहा है, तो n बराबर 40, n+1/2, 40 गुना 41/2 का होल स्क्वायर, यही आएगा ना। हाँ ठीक है, यहाँ पे कटेगा 20, ये आएगा 0 2 8, 820 का होल स्क्वायर करना है, 82 को 82 से गुणा करो, 2 दूने 4, 8 दूने 16, 8 दूने 16 बच गया, एक 8 8 64 और एक 65, 4 2 6 दूने 12 और एक 7, 6724, 672400, ये आपका आंसर हो गया। आगे देखो, n लगातार सम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, ये फॉर्मूला थोड़ा सा टफ है, लेकिन फॉर्मूले आपको याद करने हैं, इसमें और समझाने वाला कुछ भी नहीं है, मैं थोड़ा स्पीडली चलता हूँ। यहाँ पे वैल्यू आएगी कितनी, 20, ठीक है ना, 40 तक है तो n बराबर 20 आ जाएगा, 2n स्क्वायर है, तो 20 गुना 20 यानी 400, 2 गुना 400, n+1 यानी 21 का गुणा करना है, 21 का बार बार गुणा करना है, यानी 441, कितना आएगा, नीचे नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो नीचे वाला छोड़ो, 441 को 800 से गुणा करना है, 4 4 1 को 8 से, 8 एकम 8, 8 चौके 32 बच गए 3, 8 चौके 32, 33 34 35, 3528, 3528 00 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। ये एक फॉर्मूला है, ये खुद से करके देख लो, चलो मैं कोई बात नहीं, करवा देता हूँ। n बराबर क्या आएगा, 20 आएगा, क्योंकि 40 तक है, बीच में एक एक छूटा हुआ है, n का स्क्वायर 20 का स्क्वायर यानी 400, गुना आ जाएगा, n का स्क्वायर 400 गुना 800 में से एक कम, 800 माइनस 1, यानी 799, 799, 00 तो बाहर आ गया, 9 चौके 36 बच गए 3, 9 चौके 36 और 3 39 बच गए 3, 7 चौके 28, 29 30 31, 31,000 नहीं, 3,19,600। समझ में आ रहे हैं क्या, कि सर समझाने वाला कुछ है ही नहीं, फॉर्मूले फॉर्मूले याद करवा रहे हो। अब देखो, अब आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन आगे, फॉर्मूले वगैरह सब खत्म है, सिर्फ आपको नंबर सिस्टम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने हैं, जैसे पेपर में आते हैं, पेपर में आते हैं, कुछ तो पहले करवा दिए परिमेय संख्या वाले, वो तो आते ही आते हैं। निम्न में से कौन सी एक विषम संयुक्त संख्या है, देखो मैंने एक भाज्य संख्या लिखी थी, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या भी बोलते हैं, संयुक्त भी लिखा था, यौगिक भी लिखा था, मैंने बोला था एक बार एक क्वेश्चन आया था, उसमें संयुक्त की जगह, भाज्य की जगह यौगिक या संयुक्त लिख दिया था, ठीक है ना।
भाज्य को यौगिक या संयुक्त क्यों बोलते हैं? आपने देखो भाज्य संख्या का उदाहरण लो, मान लो 4 कोई भाज्य संख्या का उदाहरण है, तो उसको 2 गुना 2 लिख सकते हैं, मतलब संयुक्त रूप है किसी का। अब देखो निम्न में से कौन सी एक विषम विषम भी है और भाज्य भी है? तो सबसे पहले तो सम वालों को काट दो। ये सम संख्या है, काट दिया। ये भी सम संख्या है, हाँ ये भी है। अच्छा, भाज्य संख्या को काटना है, ठीक है ठीक है। सबसे पहले तो भाज्य संख्या को काट दो। देखो एक 14 भाज्य है, इसको काटो, 9 भाज्य है, इसको काटो। बचे कितने? 17 और 13। अब इसमें से विषम संयुक्त पूछा है, निम्न में से कौन सी एक विषम संयुक्त भाज्य संख्या है? अरे उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं। देखो भाज्य संख्या पूछा है जो भाजित हो सके, दो ही भाजित होने लायक है, ये तो भाजित होने लायक नहीं है। इनको तो काट दिया, इनको काटना था, उल्टा कर दिया, मैं अभाज्य समझ रहा था। 14 और 9। अब इसने विषम पूछा है तो विषम 9 है और 14 सम है, तो अपना आंसर ये आ जाएगा करेक्ट। इतना आसान है, कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या की बात हो रही है, भाज्य संख्या 14 और 9 में से दो ही है। अब इसने विषम की बात कर दी तो विषम एक ही है, बस सीधा टिक करना था। कई बार है ना, थोड़ा सा हो ही जाता है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, किसी दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 8 है और उस संख्या तथा उसके अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर कितना है? 18 है। तो वह संख्या क्या होगी? अब संख्या इनमें से होगी कोई, तो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी। आपने देखो इसने पूछा है संख्या क्या होगी, वो संख्या इनमें से होगी। किसी दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 8 है, इन दोनों के किसी अंकों का योग 8 है क्या? देखो 5 और 53 है, तो 5 और 3 8 है, ये भी है। 4 और 4 8 है, ये है। 2 और 1 3 है, ये नहीं है। 2 और 2 है, ये नहीं है। अब इन दोनों में से चेक करने हैं कौन से हैं। 5 और 3 8, 4 और 4 8। अब इसने बोला है कि उसके अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर 18 है। 53 है, ये 53 है। इसको उलट के बना दूं, यानी 53 है, यानी 5 और 3 है, तो 3 और 5, इनका जो अंतर है ना वो 18 आना चाहिए। क्या इसका अंतर 18 आ रहा है क्या? 13 में से 5 गए 8 और 4 में से 3 गए 1, ये तो आ रहा है, मतलब अपना आंसर है वो बिल्कुल यही है। 18 आ रहा है ना इनका अंतर। 44, 44 के अंकों को पलटोगे 44 ही आएगा और अंतर आएगा 0। तो अपना ऑप्शन देखो कौन सा टिक हो गया। नंबर सिस्टम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो अभी मैंने करवा रहे, क्योंकि इसकी थ्योरी नहीं होती तो ये क्वेश्चन आपको पहले नहीं करवाए थे। ऐसे है ना, ऑप्शन चेक करके कर सकते हैं। 5 और 3 8, 4 और 4 8, दो ऑप्शन काट दिए। अब इसने बोला है कि इनको उलट के बनाई गई संख्या, इनकी उलट के बनाई गई संख्या का अंतर निकाला तो 18 आया, इसका अंतर आया 0, तो ऑप्शन हो गया ए। ये क्वेश्चन आपको तभी आएगा जब आपने पहली क्लास देखी है अच्छी तरह से। निम्न में से सत्य असत्य कथन छांटिए। प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या को समिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखो प्रत्येक पूर्णांक क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृत संख्या है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब है जीरो भी आएगा, प्लस माइनस वन भी आएगा, प्लस माइनस टू भी आएगा, और ये चलता जाएगा। लेकिन प्राकृत संख्या में जीरो और माइनस नहीं आता, तो ये ऑप्शन अपना रोंग हो जाएगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या को समिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, देखो समिश्र संख्या का मतलब, जैसे उदाहरण दूं तो 4 प्लस 3 आइटा, इसमें जो एक भाग, दो भाग होते हैं अपने समिश्र संख्या में, ये जो भाग है ना ये वास्तविक है, और आयोटा वाला के साथ जो भाग है ना ये काल्पनिक भाग है। ये बोल रहा है कि क्या वास्तविक संख्या को ऐसे आयोटा आयोटा करके लिख सकते हैं क्या? क्या इस रूप में लिख सकते हैं क्या? और ये जो भाग है वो क्या है? समिश्र है, ये तो समिश्र है। ये बोलता है कि वास्तविक संख्या को इस रूप में लिख सकते हैं क्या? अब देखो वास्तविक संख्या तो यहाँ 4 है, काल्पनिक है 3 आइटा, आइटा उल्टा के रूप में लिखना है। कैसे लिखोगे? देखो लिख सकते हैं, अगर मैं ये लिख दूं 4 प्लस 0 आइटा, जीरो का गुना कर दूं आइटा के साथ, तो इसका जो आंसर आएगा वो सीधा 4 ही आएगा, क्योंकि जिसके साथ जीरो गुना हो गया वो तो जीरो ही हो गया। 4 प्लस 0 आइटा, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो ये लिख दिया मैंने 4 प्लस 0 आइटा, तो ये तो ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो गया। ये तो ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो गया।
हर वास्तविक संख्या एक पूर्णांक है? हर वास्तविक संख्या एक पूर्णांक है क्या? नहीं, पूर्णांक नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या अपने चार्ट में याद करो ऊपर ही ऊपर थी और पूर्णांक था नीचे 3 नंबर पे। तो पूर्णांक तो वास्तविक संख्या हो सकता है, पर वास्तविक संख्या पूर्णांक हो ये जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन हो गया ये गलत, ये ऑप्शन भी गलत। प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में लिखा जा सकता है क्या? प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में लिखा जा सकता है? इसको इस रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसको इस रूप में नहीं लिख सकते, तो ऑप्शन अपना ये गलत हो गया। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, क्योंकि इसमें चारों डिस्कस करने पड़ते हैं उदाहरण लेके। समझ में आई बात? जीरो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या में जीरो नहीं आता, ऑप्शन गलत। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। देखो पूर्णांक था, पूर्णांक में समाहित था पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में समाहित थी प्राकृत संख्या। सबसे नीचे वाला ग्राफ का सॉरी चार्ट का मैं हिस्सा यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में समाहित है, पूर्ण संख्या पूर्णांक में समाहित है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, नहीं है। प्रत्येक पूर्ण संख्या है ना वो पूर्णांक है, उल्टा गलत हो गया। प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृत संख्या होती है? प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक प्राकृत संख्या होती है? नहीं होती भाई, क्योंकि परिमेय संख्या तो यहां आएगी, इसके ऊपर आएगी, यहाँ पे आएगी परिमेय। परिमेय अपरिमेय, ये बोल रहा है कि क्या ये संख्या सारी प्राकृत संख्याएं हो सकती है क्या? देखो प्राकृत संख्याएं सभी परिमेय संख्याएं होती है, लेकिन परिमेय संख्या वो प्राकृत संख्या होना जरूरी नहीं है। मतलब पोते और परदादे को बिल्कुल लेना बराबर कर दिया, चार पीढ़ियों को समान कर दिया, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृत संख्या होती है? प्रत्येक परिमेय संख्या नहीं होती, ये तो कर लिया डिस्कस। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है क्या असल में? दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे पहले 0 1 2 3 कुछ संख्याएं लिखो लाइन से, पूर्ण संख्याएं लिखते हैं। जीरो का तो कोई मतलब नहीं होता भाज्य अभाज्य संख्या के संबंध में, क्योंकि भाज्य अभाज्य संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है, तो जीरो तो प्राकृत संख्या है ही नहीं। एक न भाज्य है न अभाज्य, क्या ना भाज्य ना अभाज्य। अब बात है यहाँ पे, जीरो दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बिल्कुल है, उससे बड़ी 3 है, ये भाज्य है, ये अभाज्य है, ये भाज्य है, तो ये ऑप्शन ये अपना डी सही हो गया बिल्कुल। ठीक है ना? आगे देखो, निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है? सबको सोल्व करना पड़ेगा। निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है? देखो सोल्व करो। 3 × 3 अंडर रूट 9 का जो मूल आएगा वो क्या आएगा? 3 आएगा। और 81 का क्या आएगा? 9 आएगा। 9 3 27। ये कौन सी है? ये तो परिमेय संख्या आ गई। 64 क्या होता है? 8 8 64। 256 16 का, ये भी परिमेय संख्या आएगी। 625 क्या होता है? 25 और 25 625 होते हैं, तो ये तो वर्गमूल आ गया 25 इसका। 50 का कितना आएगा? 50 का अगर अपने करेंगे तो 25 √2 आएगा। देखो कैसे आएगा, कोई अगर आर्ट के स्टूडेंट ज्यादा अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो ऐसे कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 5 5 आ गया, 1 आ गया, तो 5 √2 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25 √2 लिख दिया ना, 5 √2 लिखेंगे। 5 √2 लिखेंगे। अब देखो 8 के लिए क्या लिख सकता हूं मैं? √2 और ×2। 8 के लिए बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हो, यहाँ पे कर लो कैलकुलेशन। 8 के लिए 2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, दो दो के पेयर बनाने होते हैं, 2 √2। 128 को कैसे लिख सकते हो? 64 दूणे 128, तो 8 8 64 है, तो 8 √2 ऐसे कैसा बन जाएगा? 16। √2 को √2 से गुणा करो 32, तो ये लास्ट वाले का तो जोल आएगा 32 सारा। अंडर रूट के अंदर कौन कौन सी संख्या है? ये अंडर रूट के अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन आया है, ये अंडर रूट में नहीं है, ये अंडर रूट में नहीं है, ये है और ये नहीं है। अब ऑप्शन अपना कौन सा आ गया? सी ऑप्शन आ गया।
इस तरह चेक करने हैं। वास्तविक संख्या आनी चाहिए वर्ग करने पर, तो परिमेय होगी, नहीं तो अपरिमेय होगी। वास्तविक नहीं आ रही भाई, वास्तविक तो आ रही है, अंडर रूट के अंदर आ रही है। आगे देखो, निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है? निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है? 7 7 49, ये अंडर रूट 7 ही रहेगा, ये 2 गुना 5 रहेगा, और ये क्या आएगा? अभी किया था ये तो अंडर रूट 5 गुना अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 आएगा, ये 10 लिखा है। बता दो अंडर रूट में से कौन सी संख्या आई है? सिर्फ बी ऑप्शन आया तो अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऐसे है ना, क्वेश्चन चेक करने हैं। इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब ये हुआ कि नंबरों का खेल सारा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। 80 को मैं 16 गुना 5 लिख सकता हूँ। 16 5 80। मैं 5वीं क्लास में था ना, तब हमारे क्लास टेस्ट चल रहा था, तब मेरे दोस्त ने मेरे को पढ़ा बताया था 16 5 80 होते हैं। टेस्ट के अंदर हमने नकल मारी थी, तब से मेरे याद है 16 5 80 सीधा ही। ठीक है ना, 64 को 2 से गुणा करो। 112 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ भाई? 112 को तोड़ के देखता हूँ। 5 6 56, 2 8 7, ये आ गया, ये दो दो के पेयर बन गए, तो 2 गुणे 4 अंडर रूट 7, तो 8, 2 दूने 4, 8 7 56, और 56 को किस से गुणा करना है? 7 से क्या? 56 को 7 से नहीं गुणा कर सकते, ऐसे नहीं होगा। 16 गुणा 5, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 7 सही है भाई। 4 गुना यहाँ पे आ जाएगा, हाँ ठीक है। 16 गुना 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16 गुना 7, ऐसे लिख सकते हैं। बटा में क्या आएगा? 5 9 45, तो 9 गुना 5 माइनस 9 7 63। ठीक है, मतलब है ना एक जैसी, देखो गुना 5 गुना 7 बराबर बराबर बन गए, ऐसे है ना, इससे करके तोड़ के देख लिया करो। ठीक है ना, अंडर रूट 16 कॉमन आएगा, यहाँ पे इसका अंडर रूट 4 निकल जाएगा ना। ऊपर देखो अंडर रूट 16 कॉमन, और नीचे अंडर रूट 9 कॉमन, ये आएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7। अब देखो क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा। अंडर रूट 5 माइनस 7 ये कट रहा है, 16 का अंडर रूट निकलेगा 4 और इसका निकलेगा 3, तो 4/3 परिमेय संख्या के रूप में। संख्या परिमेय है या अपरिमेय ये पूछा है, तो देखो p बटा क्यू रूप आ गया, p बटा क्यू रूप आ गया। 10 मिनट हो रहे बस, ठीक है ना। आगे देखो, निम्न में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत का मतलब, शांत का मतलब होता है टर्मिनेट हो गया, रुक गया। किसका प्रसार नहीं रुक रहा? 10 मिनट हो गए, किसका प्रसार नहीं रुक रहा? देखो 0.333 आएगा, ये पहला ही पहला ऑप्शन करवाया था, बार बार करवाने की कोई जरूरत नहीं होती। 1.2 को मैं ये लिख सकता हूँ 0.5। अरे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, शर्म आ रही है तो, कि छोटी कैलकुलेशन है करेंगे तो थोड़े छोटे हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं होती। ठीक है ना, 1.5 को 0.2 लिख सकता हूँ, 10 को लिखता हूँ 0.1। देखो कौन सा टर्मिनेट हो रहा है, ये 3 टर्मिनेट हो रहे हैं और एक नहीं हो रहा, सीधा सीधा फर्क दिख रहा है ना। ए ऑप्शन पे टिक कर देना। सारे क्वेश्चन सारे पेपरों के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, अनवसानी आवर्ती संख्या का दशमलव भिन्न किसके बराबर है? ये जो दशमलव के प्रसार दे रखा है के बराबर भिन्न कौन सा है? देखो अनवसानी, यहाँ पे एक प्राइवेसी आ गया उसका, किसका? नॉन टर्मिनेटिंग का, अनवसानी आवर्ती। देखो कैसे करना था, 0.123 के ऊपर बार है, मैंने ये बोला था पहले तो संख्याएं लिखेंगे, फिर माइनस वो करेंगे जिसपे बार नहीं है, जितने पे बार है उतने नीचे 9, जितने पे नहीं है उतने 0। 123 को 12 करो, एक 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 और बटा आ जाएगा 900। अब ये 3 के पाड़े से कट रहा है क्या? काट के देखते हैं। 3 तिये 9, 7 तिये 21, 3 तिये 9, 7 तिये 21 बटे, ये कटेगा 300 पे, तो 37/300 अपना
परिमेय रूप आ गया के बराबर भिन्न कौन सी है, 37/300। ऑप्शन आ गया सी। बड़े बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसका मान आपको निकालना है। देखो पॉइंट से पहले बार है तो उसको कर दो माइनस, पॉइंट के बाद बार है उसको करना है रिपीट। देखो यहाँ पे -2 इनको अलग लिखूंगा, +2 +2 इधर ये जो बार है ना इसको -2 लिखूंगा, ब्रैकेट में कर दिया बंद, प्लस का निशान लगाओ। अब ये देखो पॉइंट 3 है, पॉइंट 3 पॉइंट 3 का बार, पॉइंट 3 का बार है तो ये आवर्ती वाला है, यानी बार बार 3 आएंगे। फिर उसके बाद पॉइंट 3 प्लस फिर आवर्ती वाला 3 3 है। देखो -2 +2 -2 +2, ठीक है। अब देखो, अब इनको जोड़ के देखो कैसे जुड़ेगा। पॉइंट का 3 3 3, पॉइंट 3 3 3, ये आ गया पॉइंट 3 और पॉइंट 3, तो ये डैश डैश लास्ट में जोड़ो 12, तो 1.26 आ गया। लास्ट वाले की आवृत्ति हो रही है 1.2666 ऐसे आएगा, तो ये आ गया 1.26 के ऊपर बार, जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दिया, तो ऑप्शन आ गया सी। अब देखो अगला, ये सेम टू सेम क्वेश्चन डाल दिया है ना, सेम टू सेम डाल दिया, कोई बात नहीं। अब देखो इसके बराबर क्या है, इसका ऑप्शन क्या आएगा। ये क्वेश्चन है ना, ये अजीब सा क्वेश्चन है। लास्ट में अगर थोड़ा सा भी ध्यान ना दो ना तो पेपर के अंदर गलत हो जाएगा। आप ये सोचो क्वेश्चन गलत दिया है एग्जामिनर ने, क्वेश्चन गलत नहीं दिया, बिल्कुल सही दिया है। 0.1111 ऐसे दे रखा है, इसको प्लस किया है 0.22 से, गुणा किया है 3 से, तो देखो इसको प्लस किया है ना तो ये तो आ गया 0.33 का आवर्ती वाला, गुणा कर दिया 3 से, तो 0.999 ऐसे आएगा, ठीक है ना, 0.99 आएगा। ये देखो 0.9 के ऊपर बार लगा दिया, यहाँ भी ठीक है। अब इसको परिमेय रूप के अंदर लिखना है। देखो ऑप्शन है ना 1.9 समझा था लोगों ने कि यहाँ पे 0 लगाना था, ऐसे गलत कर दिया। कई लोग इसको टिक करके आ गए, ऐसे नहीं है, इसको सोल्व कर लो परिमेय रूप में। मैंने बोला था जितने पे बार है उतने नीचे 9 लगा देना और काट के 1 आ जाएगा, आंसर इसका 1 होगा। लोगों ने किया था ये, आपत्ति और लगाई थी उसके ऊपर। तो थोड़ा है ना विषय की गंभीरता को समझना चाहिए, कि ऐसे नहीं हो कि आप अपने थोड़ी बहुत मैथ आने लग गई तो यह तो समुंदर है, उसको जितना सीखते जाओगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। 15.26, 15.26 के बार में या आवर्ती में 2 का भाग देना है, कुछ नहीं करना, वैसे का वैसा भाग देना है। 7 दूने 14 पॉइंट, इधर आ गया 6 दूने 12, 3 3 3 ऐसे, तो 7.63 के ऊपर बार, क्योंकि 3 आवर्ती दे रहे हैं। कौन सा ऑप्शन आ गया, ए ऑप्शन आ गया। अगर भाग में दे दिया तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। वैसे ही 5 की पावर 3, 7 की पावर 4, 6 की पावर 3, 11 की पावर 2 के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी। देखो यहाँ पे दो चीज पूछेगा, गुणनखंड, और कितने, और एक चीज और पूछेगा भाजक, भाजकों की क्या संख्या होगी। तो दोनों क्वेश्चन अपने एक साथ करते हैं। गुणनखंड बोलते हैं कितने टुकड़े हुए, गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, टुकड़े, कितने टुकड़े हो गए भाई, क्या टुकड़े। और भाजक क्या है, भाजकों की संख्या, चाहे वो 4 बार आए हो चाहे 5 बार आए हो, एक ही बार काउंट होंगे, लेकिन टुकड़े तो काउंट होंगे ना। अगर ये समझ लो कि एक मार्बल की स्लैब को मैं ऐसे फेंक दूं तो टुकड़े गिनूंगा, वैसी बात है, वो उसके गुणनखंड हो गए। 5 3 बार आया, 7 4 बार आया, 6 3 बार आया, 11 2 बार आया, सारे कितने बार आए हैं, 4 और 3 7, 7 और 3 10 और 2 12, 2 और 3 5 और 4 9 और 3 12, 12 गुणनखंड है। भाजक कितने हैं, 1 2 3 4, 4 भाजक है। कि क्या पूछा है, गुणनखंड पूछा है, 12 को टिक कर दिया। ऐसे कंफ्यूज नहीं होगा कि भाजक और गुणनफल कितने होते हैं। -24/20 का परिमेय समतुल्य जिसका हर 25 हो, -24 का बटा 20 को ऐसे रूप में बदलो कि नीचे 25 आ जाए, हर ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, नीचे 25 करना है,
ऊपर नीचे 25 से गुणा कर दिया, ऊपर नीचे 25 से गुणा कर दिया। अब इसको काट दो, लेकिन इस 25 को तो रखना है। इसको काटो, लेकिन अपने इस नीचे वाले 25 को रखना है ना, क्योंकि नीचे 25 की डिमांड हो रही है। 5 चौके 20, 5 5 25, 6 चौके 24, -30/25, -30/25 है क्या कहीं पे? पहला ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन आसान है, सिर्फ थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत। 325 के कितने धनात्मक गुणनखंड है? कितने गुणनखंड होंगे भी, करके देख लो। 2 एकम 2, 6 दूने 12, नहीं आएगा ना, 2 से नहीं जाएगा। 3 से जाएगा क्या? 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि बीच में लास्ट में 5 खराब कर रहा है। सीधा 5 से ही कटेगा। 5 छिक्के 30, 5 5 25, 5 13 5 65, और 13 से गुणा कर दिया, 1 आ गया। इसने पूछा है कि 325 किस किस से विभाजित हो सकता है, या कितने गुणनखंड है। देखो, 1325 एक तो एक से विभाजित हो सकता है, एक खुद 1325, सॉरी 325 खुद से भी तो विभाजित हो सकता है, 2 गुणनखंड हो गए। एक 5 से विभाजित हो सकता है, एक 13 से विभाजित हो सकता है, एक इसमें 65 आ गया, इस 65 से विभाजित हो सकता है। अब देखो, 5 को 5 से गुणा कर दिया, मतलब इनको है ना आपस में गुणा कर लो। 13 को 5 से कर दिया 65, तो ये तो पड़ा ही है। 5 5 25 और कर दो, एक 25 और जुड़ जाएगा। इन सारों से विभाजित हो सकता है। इसमें जितने भी बंदे आए हैं ना, वो और उनके आपस में गुणा, ये सारे धनात्मक गुणनखंड है। 1, 5, 13, 65 और खुद 325। इसके अलावा 5 5 25 और कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। 6 इसमें ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। ये 25 वाला नहीं मिलेगा, ये तो सारे मिल जाएंगे। आगे देखो, ये क्वेश्चन आया था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा था, बिना कोई कैलकुलेशन किए ये क्वेश्चन हो सकता है। एन एक प्राकृत संख्या है, एन एक प्राकृत संख्या है। 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n, यहाँ एन क्या है? प्राकृत संख्या है। एक से लेके कहीं तक भी कुछ भी कर दो इसमें। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? एक से शुरू होगी, जहां तक आप लिख सको आपकी कैपेसिटी। एन बराबर मैं 1 रख देता हूं भाई, क्योंकि मैं इससे ज्यादा रखूं ही क्यों, मैं कैलकुलेशन क्यों बढ़ाऊं। 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n, एन की पावर 2 आ जाएगी अगर मैं 1 रखूंगा। 4 की पावर 2 आ जाएगी, 1 रखूंगा। 9 में 81 और 4 चौके 16, कितने आ गए? 65। हमेशा किससे विभाजित होती है? 5 से होती है क्या? 13 5 65, बिल्कुल 5 को भाग कर सकते हैं। 13 को 65 से, 5 से जाएगा 13 5 65, 5 और 13 से दोनों से जा रहा है। चौथा ऑप्शन और चेक कर लें, क्या 19 65 से विभाजित हो रहा है क्या? सॉरी, 65 19 से। 19 दूने 38, और 65 कोई पहाड़े में ही नहीं आ रहा भाई 19 के। तो ऑप्शन है ना 5 और 13 हो जाएगा, ये 19 नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे। ये क्वेश्चन है, खुद से करके देख सकते हो या मैं करवाऊं? बताओ, करवाऊं क्या? चलो ठीक है। 2.47, 2.47। तो देखो, ये बार वाले हैं ना, उनको अलग अलग कर लेते हैं। देखो, 2 + 3 + 0, ये तो एक अलग बात हो गई। प्लस 47, 47 ऐसे आवर्ती, जगह ज्यादा चाहिए भाई इसको। यहाँ करता हूँ, 2 + 3 + 0, पॉइंट से पहले वाले अलग जोड़ लिए, प्लस का निशान बीच में। 47 वाली आवर्ती प्लस 53 की आवर्ती प्लस 0.5 की आवर्ती। अब इनको कैसे जोड़ेंगे? 47 47 पॉइंट पॉइंट, 53 53 पॉइंट पॉइंट ऐसे, और ये आ गया 0.5 0.5 पॉइंट 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 ऐसे। 5 और 7 और 3 10 और 5 15 बच गया, 1 9 और 1 10 बच गया, 1 7 और 3 10 और 16 बच गया, 1 0, तो फिर आ गया 1, यानी 1.0606 है, ऐसा है। तो ये आ गया 2 और 3 5 +
1.06 का बार, तो 6.06 का बार तो है क्या कहीं पे, ये सी ऑप्शन आ गया। आसान क्वेश्चन है, कंसेप्ट मत भूलना बस। निम्न को हल कीजिए, बोर्ड मास मेथड लगाना है, कुछ नहीं करना, बोर्ड मास लगाना है। बोर्ड मास तो जानते हो, पहले भाग वाले करने हैं, फिर गुणा करना है, फिर घटाव करना है, फिर जोड़ करना है, लास्ट से चलना है। जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं करना, भाग भाग गुणा जोड़ घटाव, सॉरी घटाव जोड़ करना है। देखो सबसे पहले इसमें भाग है, तो देखो 1/1 करो इसको, 3 को और 35 प्लस 45 और ये 20 × 3 यानी 60। पहले भाग करना है ना, 5 को भाग कर दिए, इससे प्लस कर दिया, 5 × 3 -50 प्लस 5। आगे देखो, 5 × 3 = 15, 15 और 45 60 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 10, 35 प्लस 10 प्लस 5, 35 10 45 और 50 यानी 150। ऑप्शन आ गया बी। बस 5 मिनट, सिर्फ ही 5 मिनट, चैप्टर खत्म करना है, रह जाएगा फिर। ठीक है, अब ये जो कैलकुलेशन है ना, इसमें देखो भाग लास्ट में आ गया, तो भाग को सबसे पहले करना पड़ेगा। देखो 15 माइनस 6 × 6 = 36, अच्छा इसको बाद में करना है ना, 6 × 6 = 36 और 6 = 42, तो ब्रैकेट वाले को पहले सोल्व कर लो, ये 42 आ गया, 42 भाग कर दिया 7, 15 माइनस 7 × 6 = 42 और ये आ गया 9, ऑप्शन आ जाएगा 9। आपको ये मुश्किल नहीं लग रहा होगा, हो सकता है आपको आसान लगे, ये बहुत ज्यादा आसान नहीं है और मुश्किल भी नहीं है, लेकिन बोर्ड मास का नियम यहाँ पे जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। बोर्ड मास के नियम को फॉलो किए बिना इसका आंसर बहुत ज्यादा आ जाएगा। अगर आपको पहले इससे गुणा करके इससे घटा दिया ना, तो फिर ऑप्शन गलत हो जाएगा, कि एग्जामिनर यही चाहता है। अब ये क्वेश्चन है, ये खुद से करके देखो, मैं प्रैक्टिस शीट को टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा भाम्बू सर हिंदी क्लासेस में, तो आप अब ये देखो इनको जोड़ना कैसे है। ऐसी कोई चीज आ जाए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, बाकी ये क्वेश्चन मैंने डालना नहीं था, कि देखो 176 लिखा है पहले, फिर लिखा है, इसके बाद कुछ नहीं है, तो 0.00 ऐसे लिख सकते हैं अपने, 17.6, 17.6 यानी इस पॉइंट को जमाओ, 1.76, 1.760, 0.76 तो 0.1760 और 0.0176, पॉइंट के बाद वालों को बिल्कुल सामने रखना है। ये क्वेश्चन आया था, तो इसको हो सकता है आर्ट के स्टूडेंट हो तो इसको जोड़ना ना आए। ठीक है ना, तो ये आ गया 7, 6 6 12 और 1 13, बच गया एक 5 15, एक आ गया 7 दूने 14 और 1 15, बच गया एक 9, 195 55 36, 195 55 36, तो ए ऑप्शन आ गया। ठीक है ना, कोई मुश्किल नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, कि मैं ना मैंने आसान डाले हैं कोई। चलो 3 क्वेश्चन बचे हैं। 27,720 संख्या के विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगी? 27,720, 27,720 के विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगी? इसको क्या करना है, इस तरह से अपने तोड़ के देख लो, 2 एकम 2, 3 दूने 6, 8 दूने 16, 6 दूने 12 और 0, 6 दूने 12, 9 दूने 18, 3 और 0, 3 दूने 6, 8 दूने 16, सॉरी 4 दूने 8, 4 दूने 8, 6 दूने 12, 5 दूने 10। अब 3 से जाएगा क्या? 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 तिये 15, 5 तिये 15। अब जाएगा शायद 3 से जाएगा क्या? 3 तिये 9,
हाँ, 3 से अभी भी चला जाएगा। 3 तिये 9, 6 चौके 24, 5 तिये 15। अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। अब जाएगा ये 5 से। 5 साते 35 और 5 तिये 15, फिर आएगा 73। ये किसी से नहीं जाएगा। तो देखो, एक भाजकों की संख्या पूछी है ना, 1 2 3 और 4, 4 ऑप्शन आ जाएगा। देखो, गुणनखंड नहीं पूछा, भाजकों की संख्या पूछी है। तो एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है और एक 73 है। तो ये 4 ऑप्शन आ गए। तो टोटल संख्या पूछी है, ना कि भाजक पूछे हैं, तो अपने 4 आ गए। प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? n+1/2। n+1/2। तो क्या आएगा? 200 गुणा 200, 1 आ जाएगा, क्योंकि एक जोड़ दिया ना। ये आ गया 100, तो आ गया 20 और 100। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? 20 और 100 हो गया। अब देखो, इसको पहचानो कि ये क्या कहना चाहता है। प्राकृत संख्याएं हैं, योग है, विषम है। सम प्राकृत विषम संख्याओं का योग। सम भी है, प्राकृत भी है और विषम भी है। सम नहीं है, विषम है। सॉरी, सम और विषम इकट्ठा लिख दिया। प्राकृत विषम संख्याओं का योग, ये क्या था? एन स्क्वायर था, है ना। ये फॉर्मूला था ना, 3 फॉर्मूले थे। n+1/2, n+1 और एक एन स्क्वायर, ये लास्ट वाला पूछ रहा है। तो ये इसके अंदर n की वैल्यू क्या आएगी? n की वैल्यू ये 90 तक है, तो एक एक बीच में छोड़ रखी है 45। 45 को 45 से गुणा करना है बस। 45 का स्क्वायर यानी 45 गुना 45। अब करते हैं हमने 45 को 45 से गुणा। 5 5 25 बच गए 2, 5 चौके 20 और 2 22, 5 चौके 20 बच गए 2, 4 चौके 16 और 2 18, 5 2 2 2025 अगला साल अपना, जिसमें आप जॉब लगोगे 100%। सभी का सिलेक्शन होगा। पढ़ने वालों को हार्दिक शुभकामनाएं आगामी वर्ष में। अब देखो, संख्या क्या है ये देखो, √2। इसको सोल्व करना पड़ेगा। √2 है ना, तो इसको अगर मैं ब्रैकेट खोलूं तो √2 √2, दो अंडर रूट वाली सेम संख्याओं को गुणा करते हैं ना, तो वही संख्या आती है। ये तो आपको पता ही है। √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो ये 2। तो ये 2 क्या है? परिमेय संख्या है, बिल्कुल सही है। अपरिमेय संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या भी है। और इनमें से कोई नहीं का कोई मतलब नहीं है। दो ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्या? ए और सी। इस तरह क्वेश्चन आएंगे नंबर सिस्टम के। स्पीडली तो नहीं चल रहा ना। 2 की पावर √3 क्या है? एक प्राकृत संख्या है? नहीं है भाई, प्राकृत संख्या में ऐसा सौदा ही नहीं है कोई। पूर्णांक नहीं है, इंटीजर, क्योंकि प्राकृत संख्या है 1 2 3 ऐसे। इंटीजर क्या है? 0 भी है, +-1 है, +-2 है। परिमेय संख्या p/q रूप है क्या? नहीं है। p/q रूप कहाँ पे? एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। सारे क्वेश्चन अपने हो गए। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन अपने हो गए नंबर सिस्टम के। एक छोटा सा टॉपिक दोस्तों बचा है। मैंने सोचा था कि आज ये चैप्टर खत्म कर देंगे। टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, 53 मिनट हो चुके हैं। और क्वेश्चन अभी भी वास्तविक संख्याओं के घातांक के नियम पड़े हैं। तो उसके क्वेश्चन एग्जाम्पल अच्छी तरह ऐड करके कल एक नई क्लास क्रिएट कर लूंगा अपनी। तो ये नंबर सिस्टम आप अच्छी तरह से करके जाना। नंबर सिस्टम कर लिया, बाकी सभी में इतना टाइम नहीं लगेगा जिसमें इतना इसमें लगा है। ठीक है, संख्याओं का सारा ज्ञान हो रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी पीपीटी या मेरी मेहनत आपके काम में आ रही है, तो ही मेरा कोई फायदा है यहाँ पे पढ़ाने का। यूट्यूब के ऊपर इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको अच्छी लगी हो। और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो आपको पता है क्या करना है, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, ताकि ये वीडियो सजेस्ट होती रहे और जरूरतमंद तक पहुंचती रहे। निःशुल्क बैच है मेरा, इसमें कोई फायदा नहीं होगा भाई। ठीक है, खाली समय था तो मैंने एक बैच ऐड कर दिया। ठीक है, तो मिलते हैं अपने कल भामू सर हिंदी क्लासेस ऐप पर, और यूट्यूब चैनल पे बने रहिए।